बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान की इद्दत केस में कल बरीयत हुई है, वो बरी हुए हैं और बुशरा बीबी बरी हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, किस केस में हुई और क्यों पीटीआई के वकला की आप ये कहें कि उन्होंने बर वक्त इस हवाले से इक़दाम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी की कम से कम जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी अगर तोशा खाना के केस में ना भी होती तो उनको 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन प्रोटेक्शन जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से प्रोटेक्शन हो सकती थी जो अवेल नहीं की गई बर वक्त। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कितना जो है वो किरदार है, इस सारे तनाजुर पे हम जो है वो बात करेंगे। तोशा खाना 2 है, बल्कि मैं 3 कहूँगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी इससे कबल एक तोशा खाना बन चुका है। तो ये जो फिनोमिना है कि एक ही अक्रस, एक ही वकूए, एक ही रेलिवेंसी पे 3 मुकदमात का बनना और फिर क्या आगे चौथा जो नहीं बनेगा या 5वां छठा नहीं बनेगा, इस सारे सिनेरियो पे हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरा, पीटीआई के वकला जो है वो इस हवाले से उनका क्या किरदार रहा है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। और तीसरा, हमारा मखसूस नशिस्तों के केस में बहुत वावेला है और बहुत पैनिक है। जब से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है उसके हवाले से भी तफसील के साथ हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देता हूँ कि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और कल 13 जुलाई 2024 को उनको जो है वो जो जिन 4 केसेस में उनको अब तक सज़ा हो चुकी है, मतलब ट्रायल हुआ और 4 केसेस में सज़ा हुई। एक तोशा खाना फौजदारी केस था जिसमें 5 अगस्त को सज़ा हुई। दूसरा साइफर का केस था। अच्छा, तोशा खाना फौजदारी केस की जो सज़ा मुअत्तली है वो 28 अगस्त को हो चुकी है, तब से अब तक वो केस लगा नहीं है लेकिन उसमें सज़ा मुअत्तल है। दूसरा केस था साइफर केस, 30 जनवरी 2024 को सज़ा हुई, उसमें बरीयत हो चुकी। 31 जनवरी 2024 को सज़ा हुई तोशा खाना नैब 1, जो नैब का 1 केस था, उसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और जो चौथा केस था जिसमें आज तक ट्रायल जो है वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब को सज़ा हुई, उसमें वो 3 फरवरी का इद्दत का केस था जिसमें उनकी सज़ा जो है वो उनको बरीयत हो चुकी है। 2 केसेस में बरीयत हो चुकी और 2 में सज़ा मुअत्तल हो चुकी। बुशरा बीबी के खिलाफ 2 केसेस थे, एक नैब तोशा खाना 31 जनवरी का फैसला, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी और 3 फरवरी के केस में उनकी सज़ा जो है वो उनकी बरीयत हो चुकी है। अब तीसरा केस बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो आया है। अच्छा, जो 5 अगस्त से लेकर आज 14 जुलाई हम बात कर रहे हैं, 13 जुलाई तक जो केसेस थे, 13 जुलाई जब उनकी बरीयत हुई तो उनमें एक तो 4 ये केसेस थे, इनमें जमानतें हुई। अच्छा, साइफर केस में दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत हो गई थी लेकिन बाद में उनको जो कन्विक्शन हो गई। उसके बाद जो इमरान खान साहब को तकरीबन 7 से 8 ऐसे केसेस हैं जो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में मुख्तलिफ अदालत जो थाने थे उनमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, एहतजाज पर या इस तनाजुर में जो उनके होते रहे पार्टी जो है वो एक्टिव रही उन दिनों, क्योंकि एहतजाज बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन दिनों तकरीबन जो जितने भी मुकदमात बने 2022 में, तो उनमें तकरीबन 7-8 ऐसे मुकदमात हैं जहां से वो बाकायदा तौर पर बरी हो चुके हैं। 12 केस थे जो रावलपिंडी की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, वो 9 मई के केसेस थे। अच्छा, 9 मई के उन केसेस में इमरान खान साहब की जमानत 10 फरवरी को हुई थी। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे ये बताया गया है कि 5 ऐसे केसेस हैं जहां पे इमरान खान साहब के छोटी बांड जमा नहीं हुए। ये एक बड़ी हैरान कुन जो है वो मामला था। इसी तरह लाहौर के 3 केसेस में उनकी जमानत जो है वो इमरान खान साहब की खारिज हो चुकी है। अब आते हैं कि क्या बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो सकती थी? बिल्कुल रिहा हो सकती थी। इसमें जो पीटीआई के वकला का भी कुछ किरदार है, किरदार कहें या उनको नज़रअंदाज या दहानी नहीं रही है, जो भी उसको आप नाम दे ले, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी कहीं ना कहीं किरदार है। ये जो तोशा खाना 2 है, अभी जो नैब ने जो केस बनाया है, जिसकी समाअत जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो इस वक्त समाअत जो है वो अडयाला जेल में जारी है। तो तोशा खाना 2 के हवाले से अप्रैल में जो है वो इस हवाले से कॉल अप नोटिस जो है वो आना शुरू हुए, मतलब बुशरा बीबी को भी इमरान खान साहब को भी। उन कॉल अप नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अच्छा, चैलेंज किया गया, उसके बाद एक दफ़ा केस लगा जी उस पर जो है वो इतराज़ात दूर कर दें। उसके बाद 3-4 दफ़ा ये केस लगा, कभी बेंच नहीं था, कभी जो है वो कैंसिल हो गई लिस्ट, कभी केस सुना नहीं जा सका। मीनवाइल इसमें जो पीटीआई के वकला की जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। अच्छा, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त जो का मतलब ये होता है कि हमें अर्जेंसी है इस मामले में, और अर्जेंसी वही थी जो कल हो गया।
तो अर्जेंसी जो है वो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखी होगी। और जो उन्होंने अर्जेंसी के बाद जो काम किया है वो बड़ा ही हैरान कुन है कि आज से तकरीबन जब हम ये बात कर रहे हैं तो जून के शुरू में या मई के आखिर में ये जो है वो उनको दायर की गई। तो उसमें अर्जेंसी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 की तारीख डाली है। अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप जून में ये दरख्वास्त दायर हो रही है, जून में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ये कह रहा है कि आपकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहते हैं कि आप इनकी दरख्वास्त जल्दी लगा दें। उन्होंने जल्दी दरख्वास्त लगा दी और वो अक्टूबर में लगा दी। और कल की जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है तो वो दरख्वास्त अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि कॉल अप नोटिस चैलेंज किए हुए थे। उन कॉल अप नोटिस के बाद इंक्वायरी तहकीकात मुकम्मल हो गई और गिरफ्तारी भी हो गई। और जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीनी तौर पर यह केस बर वक्त सुनना चाहिए था। अगर बेंच एक दिन अवेलेबल नहीं है तो अगले दिन या 4 दिन बाद, हफ्ते दिन लगा लेते। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के वकला को भी 15 दिन पहले ये पता चल गया था कि ये केस फिक्स नहीं हो रहा, तो वो जाते बेंच के सामने खड़े होते, उनको कहते हैं कि हमें अप्रीहेंशन है कि इसमें गिरफ्तारी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की हो सकती है। वो जाते तो यकीनी तौर पर केस जो है वो फिक्स हो जाता और उसमें कॉल अप नोटिस जो है वो अगर सस्पेंड हो जाते या जो है वो उसमें गिरफ्तारी से रोक दिया जाता, कोई भी सूरत हाल होती तो अकल जो है वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और पीटीआई के वकला नहीं गए। 15 दिन पहले हमारे सहाफ़ी भी लिख रहे थे कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो नहीं गए किसी फोरम पे भी, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, डिवीजन बेंच के सामने पीटीआई के वकला नहीं गए। उसके पीछे वजूहात क्या है अब मुझे तो नहीं पता कि क्या वजूहात है, क्यों नहीं गए। बेंच के सामने उनको खड़ा होना चाहिए था, केस जल्दी फिक्स कराते और गिरफ्तारी ना होती। अब दूसरा जो है वो क्या कर सकते थे, दूसरा ये कर सकते थे कि आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब 28 जून को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त इद्दत केस में जो है वो खारिज हुई थी, तो वो उनको समझ आ रही थी। अच्छा, मैंने कई वीडियोस में, आप पिछली वीडियोस निकाल के देख लें, मैंने आपको बताया था कि तोशाखाना नैब केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी अगर कोई रिलीफ ना हुआ। ये अब 2-3 हफ्ते पहले हम ये बात कर रहे थे, लेकिन पीटीआई के वकला नहीं गए और पीटीआई के वकला ने जो जमानत की दरखास्तें थी वो दायर करनी थी, जो उन्होंने नहीं की। उनको करनी चाहिए थी जमानत की दरखास्तें। जब अप्रीहेंशन आपको पता है कि स्टेट के जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, नैब है, वो आपको किसी वक्त भी अरेस्ट कर सकती है और फिर बाद में देखा जाएगा कि अरेस्ट ठीक थी, गलत थी, या क्या था क्या नहीं था, तो फिर आपको फिर प्रोएक्टिव जो है वो उसमें होना पड़ता है। लेकिन वो नहीं हुए। कल हमें पता चला 3 बजे फैसला आना था और कल तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है वो जमानत की दरखास्तें दायर की गई। उसमें भी अदालत ने उनको गिरफ्तारी से रोका नहीं है और उसमें 15 जुलाई का नोटिस कर दिया। अब जो 15 जुलाई का उसमें नोटिस हुआ है वो भी गैर मौसर हो गया। मतलब कल जो जमानत की दरखास्त दायर की है वो दायर करना, मैं तो हैरान हूँ कि किस खाते में आपने दायर की है, वो तो गैर मौसर होगी, गिरफ्तारी हो चुकी है अब तो वो दरखास्त जो कल दायर हुई थी वो 1 हफ्ता पहले दायर होनी चाहिए थी। 1 हफ्ता पहले ये जमानत करवा लेते ताकि अगर फैसला जो है वो 13 जुलाई को उनके हक में आता तो उनकी गिरफ्तारी ना हो सकती। मैं ये लिख कर आपको देता हूँ कि ये सारी रिलीफ उनको मिल सकते थे अदालतों से और बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो सकती थी, क्योंकि उनके खिलाफ एक ही केस था तोशाखाना का। लेकिन जो गफलत कहें या जो भी, उन्होंने बहरहाल ये दायरियां नहीं की और उसके बाद ये मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ को नैब की टीम पिंडी गई थी, वहाँ पे गिरफ्तारी की बाकायदा जो है वो बताया जाता है कि पहले जी वो सारी एक फॉर्मेलिटी होनी थी, क्योंकि रोबकार थी कि बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। रिहा करने की हुई, बाहर आई, वहाँ पे नैब ने गिरफ्तार किया, फिर अंदर ले गए, फिर अंदर ही उनको रखा गया। इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या है? आगे ये है कि अब जो पीटीआई की जो लीगल टीम है उसकी इस मामले की वजह से अब जो हुकूमत ने 27 मई को जो ऑर्डिनेंस जारी किया था कि इसका रिमांड जो है वो 14 दिन की बजाय 40 दिन को होगा। आप अंदाजा लगा लें, 40 दिन का रिमांड है मैक्सिमम, तो 25-30 दिन तो जज साहब दे ही देंगे या 20 दिन तो दे ही देंगे। अब ये देखना है कि आज क्या करते हैं। इनिशियली तो मेरा ख्याल है ये दे देंगे, तो मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि अगर जज साहब जो है वो उनको रिमांड देते जाएं 20-25 दिन 30 दिन, तो फिर आप जो है वो एलिजिबल ही नहीं होंगे जमानत के लिए। मतलब 1 महीना फिर पड़ गया, फिर उसके बाद जमानत दायर होगी, नोटिस होंगे, उस पर दलाइल होंगे, जमानत होनी है नहीं होनी, फिर उसके बाद जो है वो रिहाई होने या होने ना होने का जो है वो फैसला होगा। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो बन रहा है। साहब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। हुकूमत वक्त ने भी अडियाला जेल समात के लिए नोटिफिकेशन कर दिया है ताकि उनको जो लीगल सपोर्ट है वो मिल जाए कि अडियाला जेल समात के लिए, तोशाखाना समात के लिए, क्योंकि
अलग से एक नोटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है और उस नोटिफिकेशन के बगैर आप समाअत नहीं कर सकते। बड़ी एक्टिव है लॉ मिनिस्ट्री के पास भी ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने एक जो है वो फॉर्मेट बना रखा है, उस फॉर्मेट में सिर्फ तब्दीली करनी होती है तारीख की, बाकी सारा तो या फिर केस का टाइटल जो है वो लिखना होता है, केस की तारीख लिखनी होती है, जज साहब का नाम लिखना होता है, बाकी जो है वो नोटिफिकेशन तैयार होता है। वो नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। इंसाफ अदालत के जज साहब अब नैब जो है वो इसमें फिजिकल रिमांड की इस्तदा करेगी और उसके बाद ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ेगा आपको अपडेट करते जाएंगे कि मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि जब इनका फिजिकल रिमांड खत्म होगा तो तब जाके ये एलिजिबल होंगे। अगर फर्ज करें अदालत, जो मुझे नहीं लगता कि अदालत आज जो है वो डिक्लाइन कर दे फिजिकल रिमांड, तो दैन कल आप दरखास्त से जमानत दायर कर सकते हैं। अगर अदालत 10 दिन दे, फिर 10 दिन दे, फिर 5-7 दिन दे दे और 25-30 दिन गुजार दे, फिर 25-30 दिन के बाद जो है वो जमानत की दरखास्त आप दायर करने के लिए एलिजिबल जो है वो हो सकेंगे। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि बुशरा बीबी बहरहाल रिहा हो सकती थी, लेकिन पीटीआई के वकला की जानिब से उनके बर वक्त जो है वो इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसके बाद उनको भी रिहाई नहीं मिल सकी। और इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के केसेस में आपको बता दिया, उन केसेस अभी मौजूद हैं, उनमें अगर उनको जमानतें मिलेंगी तभी उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। एक तो हो गया ये मामला, और जो वकला के हवाले से जो सारा था कि उन्होंने जो पिटीशंस फाइल करनी थी की नहीं की, क्या किरदार रहा है। तो ओवरऑल जो दूसरा केस है हमारा मखसूस नशिस्तों का केस है, उस केस में जब से फैसला आया है बहुत हिजान बरपा है और बहुत ज़्यादा पैनिक है हुकूमत वक़्त में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और जो हैरानगी का इजहार भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से किया गया है। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्होंने कुछ जो है वो ज़रूरी जो है वो आईनी तरमीम करनी थी और उसमें वो जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ानी थी और वो IMF की शराइत थी और सारा कुछ हमने करना था और इसके भयानक जो है वो नतायज जो है वो निकलेंगे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। वैसे मैं हैरान हूँ कि हुकूमत वक़्त जो है जिनकी ये नशिस्तें थी नहीं, मतलब हुकूमत वक़्त के मतलब ये होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो PTA जो मुस्लिम लीग नून है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहीं पे उनका हक जो है वो लिया गया हो, ये नशिस्तें उनकी थी और वो ले ली गई हों, या आईनी तौर पर उनका कोई राइट जो है वो था और वो जो है वो खत्म हो गया हो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। कुछ भी नहीं है। उनको जो मुतनासिब नुमाइंदगी से जो नशिस्तें मिलनी थी वो उनको मिल चुकी, उनसे ज्यादा नहीं मिल सकती थी। ये आइन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको मिलनी थी। ये तो जो है वो इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है और ये चीज टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखी हुई है। आज खुद है कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी क्या होती है। मुतनासिब नुमाइंदगी ये होती है कि आपकी 2 नशिस्तें और 5 नशिस्तें आपको जो है मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। ये कैसे हो सकता है? और ये पब्लिक मैंडेट के और जो एक डेमोक्रेसी के पीछे एक विजडम है उसके ही खिलाफ है कि आप जो है वो और जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाएं कि आपने आईनी तरमीम करनी है तो आप मांगे तंगे से कर लेंगे। भाई आप कंसेंसस बनाए ना। पीटीआई के पास अगर मैंडेट जो है वो पीटीआई को दिया है अवाम ने, उनके पास वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बन गई है पार्लियामेंट में, तो आप उनके साथ इंगेज करें, डायलॉग करें, कन्विंस करें उनको, और पब्लिक मैंडेट के मुताबिक ही सारा कुछ करना है ना, हवा में तो नहीं करना। आप मतलब ये है कि कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना इस मुल्क में, कोई आमरीयत भी नहीं है कि जनाब ठीक है जो बंदा मैंने जो है तय कर लिया है तो आप यही होगा। ये नहीं होता। आपने पब्लिक मैंडेट जो है उसको देखना है, पब्लिक मैंडेट का एहतराम करना है, अवामी नुमाइंदगान जो है उनका एहतराम करना है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 100% सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दुरुस्त फैसला है। और जो 8 जजेस ने फैसला दिया है उसकी वजह मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी और पीटीआई तो थी ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि 7 समातें हुई, 23 घंटे जो है वो उस पर दलाइल हुए, उन 7 समातों में 23 घंटे दलाइल में जजेस की ऑब्जर्वेशंस में आप ये, और इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के जितने दलाइल थे वो कभी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हवाला दे रहे हैं, उसके फैसले का हवाला दे रहे हैं, पीटीआई के जो उनके नॉमिनेशन फॉर्म थे वो उनका हवाला दे रहे हैं, और जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराए हुए थे इलेक्शन कमीशन में, वो जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी वायलेशन की, संगीन खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ने। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 13 जनवरी का, वो फैसला भी दुरुस्त नहीं था। बल्ले के निशान का केस का फैसला किसी सूरत जो दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो वारदात डाली
वो इतनी वारदात थी और सुप्रीम कोर्ट, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उसको इग्नोर कर देती, सुप्रीम कोर्ट कहती जी बस ठीक है जी, वो तो आए नहीं हमारे सामने। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद हैं, 187 कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार मौजूद है, मुकम्मल इंसाफ का जो है वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। कैसे वो इग्नोर कर सकते थे? क्या सुप्रीम कोर्ट अब कहती कि ठीक है जी वो आए नहीं तो आए गए तो फिर देखेंगे, तो अभी बांट दें और ये माल गनीमत तकसीम कर दें सारी नशिस्तें? ये नहीं हो सकता था। इसीलिए क्योंकि पीटीआई पूरे जो सर्कल था उसमें कहीं जो है वो एक्सक्लूड नहीं हुई, उस पूरी प्रोसीडिंग्स में 7 दिनों में कहीं पे उसको अलग नहीं कर सके वो। अगर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते रहे कि आप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, पीटीआई आप क्यों बन जाते हैं? मसला ये है कि पीटीआई को आप अलग कैसे कर सकते हैं? दुनिया जहान अब देखें, अब ये खबरें आ रही हैं कि उन पर प्रेशर आ रहा है जो एमएनएज है। तो ये एक सिचुएशन थी जो 8 फरवरी से पहले थी, जो 8 फरवरी के बाद थी। सुप्रीम कोर्ट को तो आज खुद नोटिस लेना चाहिए था कि एक जो है वो एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो या XYZ कोई भी हो, वो एक पब्लिक उसके साथ जो है वो अटैचमेंट है और पता है सबको कि उसमें एक पॉपुलैरिटी है उस पॉलिटिकल पार्टी की। तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना, उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना, उनके राइट्स का, उनके कानूनी आइनी राइट का तहफ़्फ़ुज़ होना, ये जो है वो हमारी आइनी अदालतों की जिम्मेदारी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था, ये क्यों सारा कुछ हो रहा है। और 2 फरवरी के जो केस में जो इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, वो 8 जज माने, फिर 2 जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल माने, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जिनके सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद हैं सिर्फ उनको दें। मतलब जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई को मिलनी चाहिए, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो वो भी जो है वो माइनस कर रहे हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ये कह रहे हैं, ये पूरी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और ये कह रहे हैं जी फैसला जो है वो जी नजरिया। मैं कहता हूं ये फैसला अगर ये 78 नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी जाती तो ये नजरिया जरूरत होता। ये जो फैसला दिया गया है ये बिल्कुल एक्यूरेट फैसला है। ये मतलब इसके असरात आपको पता चलेंगे, क्योंकि 13 जनवरी को जो बल्ले के निशान केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आज तक उसकी वजाहतें हो रही हैं। अब जो फैसला आया है यकीनी तौर पर इसकी रीजनिंग आएगी कि 187 का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया, और उसके बाद क्या हुआ। और इलेक्शन कमीशन की हालत देखें, अब भी अड़े हुए हैं, मतलब जराए से ये खबरें आ रही हैं, अब भी अड़े हुए हैं कि हमारा फैसला जो है वो जबरदस्त था। वो भाई कैसे जबरदस्त था आपका फैसला? आपने तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो हशर किया बल्ले के निशान का केस को 2 दिनों में फैसला सुन के जो है वो जब जिस दिन निशान जमा होने थे फैसला सुना दिया। तो मल्टीपल चीजें हैं। 100 बातों की एक ही बात है कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आईनी और कानूनी अखलाकी हर लिहाज से जबरदस्त फैसला दिया है। यही फैसला होना चाहिए था। और अब इसके असरात आपको नजर आएंगे कि जो पब्लिक मैंडेट है, जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। वो जो रिफ्लेक्शन है पार्लियामेंट में, वो रिफ्लेक्शन मेरा ख्याल है वो हुकूमत वक्त को कहीं हजम नहीं हो रही। भाई आपको जो है वो पसंद आए, मुझे पसंद आए या ना आए, मैंडेट तो वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो है वो पार्लियामेंट में जो पब्लिक ने दिया है। तो ये थे आज के हमारे 2 मौज़ूआत। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज की जो समाअत है अडयाला जेल की, उस समाअत के दौरान क्या हुआ है, कैसे जो है वो नैब के हुकाम और दीगर जो पीटीआई के वकला थे उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, और कल जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई थी, वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर होने और नोटिस होने के बावजूद नैब ने क्यों गिरफ्तारी डाली है। सारे सिनेरियो पे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे इस वीडियो पे आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।